गर्भवती बहू की दो शहरी ननद। पूजा हंसी खुशी अपने सास ससुर और पति पत्नी की सेवा किया करती थी। पूरा परिवार अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा था। ऐसे ही एक दिन पूजा की सास मंजू पूजा से बोलती है, अरे बहू, रक्षाबंधन पर शहर से तेरी दोनों ननद आ रही है। जरा तैयारी व्यारी कर ले, तुझे तो पता है ना उनका व्यवहार। हाँ जी माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मुझे पता है दीदी को क्या क्या पसंद है और उनको कैसे खुश किया जा सकता है। मैं तो कुछ तैयार करके रखूंगी उनके लिए पहले से ही। इस बार तो उनको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, फिर चाहे वे जानबूझकर ही मुझे परेशान करने का मौका क्यों ना ढूंढ ले। सच में तूने बहुत समझदारी वाली बात कही है। तुझे तो पता ही है ना, तेरी ननद शहर में रहती है, तब उनके ठाट बाट थोड़े अलग हो चुके हैं, इसलिए कुछ दिनों की बात है। तुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा बहू। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, आपको ये सब कहने की क्या जरूरत है। घर परिवार का हिस्सा हूँ मैं भी, अच्छे से समझती हूँ सारी चीजें कि कब क्या करना है मुझे। आप बेफिक्र रहिए, इस घर में आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी आई है। अगर हर लड़की की सोच तेरे जैसी हो जाए ना, उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कभी लोग अपनी बहू को बहू नहीं मानेंगे बल्कि बेटी मानेंगे। पूजा अपनी ननद के आने की खुशी में घर में साफ सफाई शुरू कर देती है। बड़ी ननद रितु को आलू के चिप्स बहुत पसंद थे। पूजा उसके लिए धूप में जाकर आलू के चिप्स बनाना शुरू कर देती है। साथ ही छोटी ननद मनीषा को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, उसके लिए लड्डू बनाना शुरू कर देती है। यह सब देखकर सास बहुत खुश होती है और कहती है, अच्छा तो ननद की आने की खुशी में तैयारियां शुरू हो गई है मेरी बहू। वैसे अच्छा लगता है मुझे ये सब देखकर कि तू अपनी ननद की इतनी चिंता करती है। काश कि मेरी बेटियों को भी अक्ल आ जाती, क्योंकि भाभी कितनी अच्छी है और वह हमेशा तुझे तंग करने में लगी रहती है। अरे माँ जी छोड़िए ना, ये सब तो होता रहता है। बाकी मैंने सारी तैयारियां कर ली है। दीदी को लास्ट टाइम मैंने शिकायत का मौका दिया था, जब वो यहाँ आई थी तो मैंने उनको बेसन का लड्डू बनाकर नहीं खिलाया था। सब कुछ अचानक ही हो गया था। इस बार तो मैंने बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं और चिप्स बनाकर भी तैयार कर दिए हैं। ये तो अच्छी बात है बहू, चलो मैं जा रही हूँ, थोड़ा मार्केट से सब्जी वगैरह ले आऊं। ऐसे ही कुछ दिन बाद पूजा की दोनों ननद शहर से अपने मायके आ जाती है। दोनों के पास दो अलग अलग सूटकेस थे, बड़े बड़े। वह दोनों अपने आप को हुस्न की परी समझते हुए अपने घर में आती है। तभी पूजा उनके पास जाती है और उनका सूटकेस उठाने की कोशिश करती है। तभी मनीषा गुस्से में पूजा से बोलती है, हे भगवान, तुम्हें इतना नहीं मैनर्स है कि किसी की चीज छूने से पहले उससे परमिशन लेनी चाहिए। माफ करना दीदी, मैंने सोचा क्यों ना आपका मैं सामान उठाकर कमरे में छोड़ दूं। आप लोग थक गए होंगे ना, इसलिए। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। कमरा देखकर दोनों अजीब सा मुंह बनाकर बाहर आकर अपनी माँ से बोलती है, क्या बात है माँ, कम से कम हमारे आने के लिए हमारे कमरे तो साफ करवा देती। अरे आपकी बहू से अगर इतने काम नहीं होंगे तो क्या ही फायदा आपकी बहू का। अरे हमें तो अपना कमरा किसी जेल से कम नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से साफ सफाई हुई ही नहीं है। हाँ, कोई इंसान रहता भी है या नहीं, इसलिए यहाँ किसी ने कोई अपनी वैल्यू ही नहीं दिखाई। सास अपनी दोनों बेटी की बातों को नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी। तभी पूजा उन दोनों को खाना सर्व करती है। दोनों खाना देखकर अजीब सा मुंह बनाते हैं और कहते हैं, पूजा, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मत बनाया करो इतना ऑयली। अगर हम इतना ऑयली खाना बनाएंगे ना अपने ससुराल में, तो हमारे ससुराल वाले गुस्से में हमें बाहर निकाल देंगे। और एक तुम हो, गवार की गवार रहोगी। वही तो, जब अपने मायके आओ तो हमारी भाभी खुश करने के चक्कर में कोई ना कोई मिस्टेक कर देती है, जिससे हमें गुस्सा आ जाता है। अरे दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप दोनों को खुश करने के लिए मैंने कुछ बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। पूजा अंदर से अपने दोनों नंदों के लिए बेसन के लड्डू और आलू के चिप्स लेकर आती है और उन्हें देते हुए कहती है, दीदी आप दोनों के फेवरेट बेसन के लड्डू और आलू के चिप्स आप दोनों को बहुत पसंद है ना। लास्ट टाइम आप दोनों के लिए नहीं बना पाई थी, इस बार मेरे को पहले से ही पता चल गया था कि आप दोनों आने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही तैयारियां कर रखी थी। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से।
पूजा बार बार उनको खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे दोनों बहनें मिलकर बार बार अपनी भाभी को ताने दे रही थी। अचानक से पूजा को चक्कर आ जाता है और वे जमीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। इसी तरह से उसे वह उठाकर कमरे में ले जाते हैं। वे पास के डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेते हैं। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि पूजा माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर सास बहुत खुश होती है और कहती है, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी। अब तो मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा। अब मैं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी, क्योंकि मेरे घर में इतना छोटा नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है और ये मेरे घर का पहला छोटा बच्चा होगा। अरे माँ बस भी करो, तुम्हारी बहू अनोखी माँ नहीं बन रही है क्या जो तुम इतनी खुश हो रही हो? हाँ? खुश ना हो क्या करूं? पहली बार मेरे घर में कोई छोटा बच्चा आ रहा है। पहली बार मैं दादी बन रही हूँ। तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए, तुम दोनों को कहते कहते थक गई एक बच्चा कर लो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे अपनी बहू से पूरी उम्मीद है, वे मेरी हर इच्छा पूरी करती है, इसलिए वे मुझे दादी बना रही है। तुम दोनों मुझे नानी बनाने वाली हो या नहीं हो पता नहीं, तुम्हारा तो फिकर खराब हो जाएगा। हमें बच्चे करना होगा तब हम कर लेंगे। वैसे भी हम आपकी बहू की तरह गवार नहीं है। बच्चा पैदा करना और झाड़ू पोछा करना यही आता है इसको। इसके अलावा आता ही क्या है आपकी बहू को? इसके अलावा उसे आता है घर परिवार संभालना, सास ससुर की इज्जत कैसे की जाती है वह आता है, अपनी ननद को कैसे खुश किया जाता है वह आता है, अपनी ननद की हर छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कैसे करते हैं वह आता है। आपको खुश करना आता है, तुम्हारी तरह हर बात में ताने मारना उसे नहीं आता। तुम्हारी तरह हर बात में अपने आप को सबसे बड़ा दिखाना उसे नहीं आता, बल्कि छोटा बनकर ही सबको प्यार देना आता है मेरी बहू को। मेरी बहू की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकती। मेरी खुशी में शामिल तुम नहीं हो सकती, तो यहाँ से 10 मिनट में खड़ी रहने से अच्छा है अपने घर चली जाओ। जब रक्षाबंधन आएगा तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे घर भेज दूंगी, वहाँ जाकर वह तुमसे राखी बंधवा लेगा। अपनी माँ के मुंह से सारे शब्द सुनकर दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों वहाँ से अपना अपना सामान उठाकर मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उन्हें महसूस होता है कि इंसान को प्यार और मान सम्मान उनके व्यवहार से मिलता है। उनको जन्म देने वाली माँ ही उनके व्यवहार को पसंद नहीं कर पा रही थी, तो बाकी लोगों की उम्मीद करना बेकार ही है। नमिता एक फौजी थी। रक्षाबंधन पर उसका भाई विनीत, जो कि एक बिजनेसमैन था, वो अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। नमिता राखी पर अपने भाई के घर आने वाली थी। कहाँ रह गई दीदी? अभी तक क्यों नहीं आई? कब से इंतजार कर रहा हूँ उनका। हमको तो बस देश की सेवा करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वहाँ पर नमिता फौजी ड्रेस में एक बड़ा सा बैग लिए आ जाती है। विनीत अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। कब से इंतजार कर रहा था दीदी मैं आपका। आपको पता है आपके ससुराल वाले भी यहीं पर हैं, क्योंकि आपको मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। इसलिए हमने सोचा कि पूरा परिवार रक्षाबंधन पर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ताकि हम सब एक साथ आपसे मिल सके। इंतजार तो मैंने भी बहुत किया है इस दिन का, लेकिन मेरा कर्तव्य मेरे लिए पहले है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मैं प्यार नहीं करती, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन हर भाई बहन सुरक्षित रक्षाबंधन का त्योहार मना पाए, सुरक्षित दिवाली का त्योहार मना पाए, इसलिए हमें बॉर्डर पर तैनात रहना पड़ता है। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से बैठ पे तुझे राखी तो बांध दो। तभी वहाँ पर नमिता का पूरा परिवार आ जाता है, जहाँ पर नमिता की माँ समान सास और पति विनोद, बाकी लोग भी आ जाते हैं। सभी लोग नमिता को देखकर बहुत खुश होते हैं। नमिता की आंखें न जाने क्यों नम थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे इस तरह से इमोशनल देखकर उसकी सास ममता कहती है, क्या हुआ बहू, तेरी आंखें नम क्यों हैं? कोई बात है क्या? नहीं माँ जी, वो बहुत समय बाद आप लोगों को देखा है ना, पता नहीं आप लोगों से कभी मिलना होगा भी या नहीं होगा, बस यही सब सोच रही हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू बहू, त्योहार में तो तू हमारे साथ ही रहेगी, और वैसे भी तेरे बिना हम रह नहीं पाएंगे। जब जब तू बॉर्डर पर जाती है ना, तब तब हम तेरी अगली छुट्टी का इंतजार करते हैं। खैर ये सारी बातें होती रहेगी, जल्दी से अपने भाई को राखी बांध दे। नमिता अपने भाई विनीत को राखी बांध देती है। नमिता बार बार रो रही थी। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर घर वाले थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन नमिता किसी तरह से उन्हें समझाकर शांत कर देती है।
थोड़ी देर बाद नमिता का पति विनोद नमिता के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। पूरा परिवार रात को नमिता के साथ समय बिताता है, जहां नमिता का पसंदीदा खाना होता है। नमिता का पसंदीदा म्यूजिक पूरे घर में चल रहा था। नमिता उस पल को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। नमिता अपने बीते समय को बॉर्डर पर ही याद कर रही थी। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था। नमिता को छुट्टी नहीं मिल रही थी। बार बार नमिता को अपने भाई विनीत की याद आ रही थी। तभी वहाँ पर नमिता की साथी, जिसका नाम मधु था, वह वहाँ आती है और नमिता को समझाते हुए कहती है, उदास मत होना, मुझे पता है कि हम लोगों की फौजी जिंदगी कैसी होती है। अपनी पूरी लाइफ हमें देश के लिए कुर्बान करनी पड़ती है। रक्षाबंधन, दिवाली, होली कब आते हैं कब जाते हैं हमें कुछ नहीं पता लगता। हमारे परिवार वालों की आंखें बार बार दरवाजे पर सिर्फ हमें ही आता हुआ देखती हैं। हाँ वे तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने भाई की बहुत याद आ रही है। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता जो मैं उसे कॉल कर पाऊँ। अब लग रहा है कि सुबह ही फोन कर पाऊंगी। यार रात में तो नेटवर्क आना मुश्किल होता है। हाँ कोई बात नहीं, तू अपने भाई को फोन कर लियो। दरअसल नमिता को रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से नमिता का मन बहुत उदास था। नमिता का भाई विनीत नमिता के घर वापस न आने पर वे अपनी नाराजगी जताते हुए अपनी बहन से फोन पर लड़ाई कर रहा था। अपने भाई को बहुत समझाने की वह बहुत कोशिश करती है, लेकिन विनीत है कि अपनी बहन से वह नाराज हो जाता है। ऐसे ही लगभग 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते बाद विनीत की फोन पर नमिता का फोन आता है। नमिता खुशी से अपने भाई से बात करते हुए कहती है, अरे भाई तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, इस बार मैं तुझे राखी बांधने जरूर आऊंगी। मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है। सभी को 3 दिन की छुट्टी मिली है रक्षाबंधन के त्योहार पर। और इस बार मेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट तैयार करके रखियो, कोई कंजूसी नहीं करनी है तुझे। दीदी तूने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है, ये बताकर कि तू आ रही है। बस दीदी मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी से यहाँ आ जा, मुझे बहुत याद आ रही है तेरी। हाँ बस आने ही वाली हूँ। और हाँ, मेरे ससुराल वाले को भी फोन करके बता देना कि मैं आने वाली हूँ। यहाँ नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसलिए मैं उन्हें फोन नहीं कर पाऊंगी। हाँ दीदी ठीक है, मैं जीजू को बता दूंगा कि आप आ रही हो। इस बार हम फिर से पिछली रक्षाबंधन की तरह एंजॉय करेंगे। मैं आपके ससुराल वालों को भी अपने घर बुला लूंगा, हम सब एंजॉय करेंगे, मजा आएगा बहुत। ऐसे ही कुछ दिन बाद नमिता 3 दिन की छुट्टी पर अपने घर वापस आती है। सभी लोग नमिता को देखकर बहुत खुश होते हैं। नमिता बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही राखी वाले दिन नमिता के पास एक बहुत सुंदर सी राखी थी। नमिता अपने भाई को राखी बांध देती है। विनीत बहुत ज्यादा खुश था। वे अपनी बहन को राखी बांधते हुए कहता है, इस बार मैं भी आपको राखी बांधूंगा, क्योंकि असल मायने में आप सबकी रक्षा करती हो। आप पूरे भारत की बहन हो, भाई हो, सब कुछ हो। देश की रक्षा करने के लिए आप अपनी जी जान लगा देती हो। इसी तरह से हंसी खुशी विनीत और नमिता दोनों अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना लेते हैं। रात को पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर एक ही घर में सो जाता है। अगली सुबह सभी लोग उठकर नमिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नमिता उन्हें कहीं नहीं मिलती। विनीत बार बार अपने हाथ की कलाई में बंधी हुई राखी देख रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर नमिता कहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद विनीत के घर पर किसी की दस्तक होती है। जैसे ही वे लोग दरवाजा खोलते हैं, तभी वहाँ पर बहुत सारे फौजी एक ताबूत में पार्थिव शरीर लेकर आगे बढ़ रहे थे। एक महिला फौजी वहाँ जाकर विनीत को नमिता की शहीद होने वाली बात बताते हुए कहती है, बहुत दुख हो रहा है आप सबको ये बताते हुए कि अब फौजी नमिता हमारे बीच नहीं रही। नमिता बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार उसके लिए बहुत ज्यादा अहम था। 3 दिन की छुट्टी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए कोई खजाना हाथ लग गया हो। वे इतनी ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी वे 3 दिन की छुट्टी रद्द कर दी गई, क्योंकि बॉर्डर पर कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दिया था। नमिता इतनी ज्यादा बहादुर थी कि उसने अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों को मार भगाया, लेकिन लड़ते लड़ते आखिर नमिता शहीद हो गई। ये बातें सुनने के बाद पूरा परिवार एकदम से टूट जाता है। सबकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उठ चुका था। विनीत बार बार अपने हाथ पर बंधी हुई राखी देखते हुए अपनी बहन को याद कर रहा था। इसके बाद पूरा परिवार नमिता को नम आंखों से श्रद्धांजलि देता है।